गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 बीएसटी के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा, महत्व एवं आवश्यकताएं। देखिए, मानव उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन साधनों में से मानव क्या है, सजीव और सक्रिय माना गया है। मानव को क्या माना गया है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन साधनों में से मानव को सजीव और सक्रिय साधन माना है। अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इस मानव को सक्रिय के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम गतिशील भी बनाए जा सकते हैं। यानी इन मानवीय साधनों को अभिप्रेरित करके कार्यों के प्रति प्रेरित किया जाए तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन साधनों का क्या किया जा सकता है, सही उपयोग किया जा सकता है। और संस्थान के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से। यानी अभिप्रेरणा के अंतर्गत मानवीय पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। मानव की जो कार्य क्षमता होती है, उसमें वृद्धि करने तथा कर्मचारियों को संतुष्ट किसके माध्यम से किया जाता है, अभिप्रेरणा के माध्यम से। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता में क्या होती है, उसकी कार्य क्षमता में क्या होती है, ह्रास होता है, या उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसीलिए एलन ने कहा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो वह उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होती है, उसके मनोबल में वृद्धि नहीं होती है, और जो संस्था के जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा यह बताया गया है कि अगर व्यक्ति की जो इच्छा है, जो भावनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, इच्छा, भावनाएं, आवश्यकताएं, अगर इनको संतुष्ट कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, कार्य के प्रति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसी के साथ साथ ये होता है कि अगर उनके इन सभी चीजों को संतुष्ट किया, इनका अध्ययन करके संतुष्ट किया जाता है तो संस्था के प्रति वफादारी, निष्ठा और ईमानदारी और अपनत्व की भावना से क्या करेंगे, एक संस्था के अंतर्गत क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसी में आगे कहा है, जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष अध्ययन फ्लोरेंस पैलेस का कथन है कि हम किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, हम किसी व्यक्ति की उपस्थित स्थान में शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं संस्थान में किसी व्यक्ति की, लेकिन उस व्यक्ति का क्या नहीं खरीद सकते, हम उस व्यक्ति की हम वफादारी नहीं खरीद सकते, उत्साह नहीं कर सकते, उसकी कार्यकुशलता, उसका पहलपन हम नहीं खरीद सकते हैं, जब तक कि उसे क्या किया जाए, अभिप्रेरित नहीं किया जाए। इसीलिए अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी कुछ पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है, आप देखिए, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। निर्धारित लक्ष्य जो है, एक संस्था में पहले से ही क्या कर लिए जाते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया जाता है, पूर्व में ही क्या कर लिया जाता है, लक्ष्य जो होते हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधक क्या करता है, अपने कर्मचारियों को क्या करता है, उस लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित करता है, ताकि संस्था के अंतर्गत उस लक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर कितने ही संस्था के अंतर्गत कितने ही वित्तीय संसाधन क्यों ना हो, अच्छी किस्म के माल, गुणवत्ता का माल क्यों ना हो, अन्य संसाधन क्यों ना हो, या आधुनिक तकनीक क्यों ना हो, ये सब चीजें होने के बावजूद भी अगर उसे अभिप्रेरित नहीं किया जाता है तो जो उद्देश्य है
है उस उद्देश्य को हम, या जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें हैं और उसे अभिप्रेरित किया जा रहा है तो आसानी से क्या प्राप्त कर सकते हैं, संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होता है, जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड समझिए आप, कार्य संतुष्टि में वृद्धि। अभी मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है, व्यक्ति की जो भावनाएं होती है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है, अगर उन्हें संतुष्ट किया जाता है तो वह कार्य के प्रति अभिप्रेरित होगा। यानी कहने का मतलब, अगर कर्मचारियों की जो कार्य संतुष्टि है उस संतुष्टि को पूरा किया जाता है किसके माध्यम से, चाहे वह वित्तीय या अवित्तीय घटक हो, जो हम आगे पढ़ेंगे आपके अवित्तीय और वित्तीय घटक, इन दोनों के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, उनकी कार्य संतुष्टि में वृद्धि किया जा सकता है। यानी उनकी प्रशंसा करके, उनको लाभांश देकर, उनकी सैलरी बढ़ाकर, उन्हें पेंशन देकर, उन्हें अवार्ड देकर अगर उन्हें इनाम दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा, उनकी कार्य संतुष्टि में क्या होगी, वृद्धि होगी और वो उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। तीसरा देखिए, संसाधनों का सदुपयोग। एक संस्था के अंतर्गत लिमिटेशन, संसाधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो इन संसाधनों का एक कर्मचारी संस्था के हित में ही क्या करे, प्रयोग करे। तो एक संस्था के हित में ही प्रयोग करे तो उसे इसके लिए क्या करना पड़ता है, अभिप्रेरित करना पड़ता है कर्मचारी को। एक प्रबंधक अपने कर्मचारी को ये कहता है कि ये संस्था आपकी है, ये संसाधन आपके हैं, अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में आपको भी, भविष्य में आपको भी इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या किया जाता है, एक कर्मचारी को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, ताकि जो संस्था के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को भी हम प्राप्त कर सकें। फोर्थ देखिए, मनोबल में वृद्धि। मनोबल जो है वह किसका नाम है, इच्छा का नाम है। क्या नाम है, मनोबल जो है वह किसका नाम है, इच्छा का नाम है। और अभिप्रेरणा से कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकताओं की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति में क्या होता है, जब उसकी आवश्यकता की संतुष्टि पूरी कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में वह क्या होता है, उस कर्मचारियों को संस्था के अनुकूल बनाया जाता है। जब संस्था के अनुकूल बनाया जाता है यानी उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या जागृत होती है, कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। और जहां इच्छा जागृत होती है वहां पर क्या होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, यानी उनके बीच में क्या होता है, सहयोग और विश्वास पनपता है। यानी कहने का मतलब, यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उनकी जो समस्या, उन समस्याओं को ध्यान दिया जा रहा है, उनकी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, उनकी जो इच्छा है उन इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो मानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में कर्मचारियों और जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनके बीच में कैसे होंगे, अच्छे संबंध होंगे। यानी जो भी संबंध है वो कैसे होंगे, फ्रेंडली संबंध होंगे, उनमें सहयोग की भावना, विश्वास की भावना पनपने लगेगी, तो वह कहलाता है हमारे अच्छे संबंधों का निर्माण होना। ताकि जो संस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अगर अच्छे संबंध है तो वो शिकायत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हड़ताल वहां पर, तालाबंदी जैसी कोई भी क्रियाएं वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच में कैसे संबंध है, अच्छे संबंध। अगर देखिए, कर्मचारियों की उपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। उपस्थिति यानी एब्सेंट और प्रेजेंट, और आवत यानी, आवत का मतलब है संस्था को छोड़कर नहीं जाना, और अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट प्रेजेंट। तो कर्मचारी अनुपस्थित एवं आवत में कमी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वह अपने कार्य से
छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या किया जा रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो भावनाएं है उसको पूरा किया जा रहा है। तो साथ ही साथ उसकी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। समय समय पर उनके जो सैलरी है उसका स्केल बहुत अच्छा है, उन्हें समय समय पर लाभांश दिया जा रहा है, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्हें उनकी प्रशंसा की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या रहेंगे, उस संस्था के अंतर्गत बने रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और संस्था को छोड़कर नहीं जाएंगे। किसके माध्यम से? क्योंकि कर्मचारी को क्या किया जा रहा है, समय समय पर अभिप्रेरित किया जा रहा है, यानी अभिप्रेरणा के माध्यम से एक कर्मचारी अपने संस्था को छोड़कर नहीं जाता है। अगला देखिए, प्रबंधकीय कार्यों का आधार। प्रबंध के कौन कौन से कार्य है? एक है नियोजन, 5 कार्य है, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। ये क्या है? एक संस्था के कार्य। तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार किसे माना है? इन सब का आधार किसे माना है? अभिप्रेरणा को माना है। बिना अभिप्रेरणा के कोई सा भी कार्य नहीं किया जा सकता है। चाहे वो प्लानिंग और नियोजन है तो भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? अभिप्रेरणा की। चाहे हमें किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना है तो भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। अगर नियंत्रण करना है तो भी क्या होगी? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी संगठन प्रबंध का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जब तक एक कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है तब तक कोई भी संगठन प्रबंध के कार्य को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया कि ये अभिप्रेरणा जो है वह प्रबंध के कार्य का क्या है? आधार। अगला देखिए, परिवर्तन में सुविधा। देखिए, वैसे तो देखा जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो परिवर्तन के प्रति कैसी सोच रखते हैं? नकारात्मक सोच रखते हैं। तो एक प्रबंधक क्या करता है? इस नकारात्मक सोच को किसमें परिवर्तन करता है? सकारात्मक सोच में परिवर्तन करता है। किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा के माध्यम से। यानी अभिप्रेरणा हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? किसी भी चीज में अगर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से वह अपने कर्मचारियों को ये फील करवाता है कि जो परिवर्तन किया जा रहा है उसमें आपका बेनिफिट है, आपको लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से इसके लिए वह क्या करता है? संस्था के अंतर्गत अभिप्रेरणा उपलब्ध करवाता है, जैसे अवार्ड देकर, इनाम देकर, सैलरी बढ़ाकर। तो इस प्रकार से अगर एक कर्मचारी इसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है परिवर्तन को, तो किसके माध्यम से करता है? अभिप्रेरणा के माध्यम। यानी कहने का मतलब है कि अगर कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाए तो जितने भी चेंज हो रहे हैं, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को एक कर्मचारी क्या कर सकता है? आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, ताकि जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। अगला देखिए, समूह भावना का विकास। अभिप्रेरणा के माध्यम से एक संस्था में समूह भावना का विकास होता है, यानी व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं समूह भावना या टीम भावना का विकास होता है। कैसे? यानी कर्मचारी प्रबंधक को क्या करना चाहिए? किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए कि एक कर्मचारी को हमने मोटिवेट कर दिया यानी अभिप्रेरित कर दिया और दूसरे कर्मचारियों को हमने अभिप्रेरित नहीं किया। नहीं, सभी के साथ इक्वल समान रूप से क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा? टीम भावना या समूह भावना का विकास होगा। जो कर्मचारी है वह मिलकर क्या करेंगे? उस संस्था के अंतर्गत काम करेंगे, जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो कार्य है उस कार्य के प्रति वो क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे। किसके माध्यम से? अभिप्रेरणा के माध्यम से। अगला देखिए, संस्था की ख्याति में वृद्धि। देखिए, संस्था की ख्याति में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? अभी बताइए, सारे यहाँ पर कार्य संतुष्टि है, अच्छे संबंध है, कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहते हैं और समूह भावना का विकास होता है। ये सभी क्रियाएं यहाँ पे हो रही है तो क्या होगा? उस संस्था की छवि में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि जो संस्था के अंतर्गत हमारे जो वर्कर्स है वो ही हमारी छवि को क्या करते हैं? बार प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हैं और वो वस्तु हमें पसंद आ जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने दोस्त या रिश्तेदारों को हम क्या कहते हैं? उस दुकान पर अच्छी चीज मिल रही है तो वो व्यक्ति भी वहां से खरीदता है।
होती है, भावनाओं को पूरा किया जाता है, जो इच्छा है उन इच्छाओं को ध्यान दिया जा रहा है, उनके साथ जो संबंध है वह संबंध अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और टीम भावना का वहां पर क्या होता है, विकास होता है। समय समय पर उन्हें सम्मान किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। वहां पे जो प्रोडक्ट कार्य होता है यानी उत्पादन कार्य होता है वो कभी बंद नहीं होता है, सभी के साथ मान के व्यवहार किया जाता है। तो ये सभी चीजें जब होती है तो संस्थान की छवि में क्या होती है, वृद्धि होती है, ख्याति में क्या होती है, वृद्धि होती है, उनकी जो गुडविल होती है वो क्या होती है, सुपीरियर हो जाती है मार्केट के अंतर्गत। तो कहा जाता है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से संस्था की ख्याति में वृद्धि। लास्ट देखिए, व्यवहारिक प्रबंध की पूंजी। अभिप्रेरणा को क्या माना है, व्यवहारिक प्रबंध की पूंजी माना है। यानी ये एक ऐसा औजार, अभिप्रेरणा एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से किसी को भी कार्य के प्रति क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी उसमें एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है ताकि वह उस कार्य के प्रति अभिप्रेरित हो और जो उद्देश्य उसको प्राप्त कर सके। तो इस औजार का प्रयोग कौन करता है, एक मैनेजर करता है। क्यों करता है, ताकि जितने भी कर्मचारी हैं उस कर्मचारी को हम क्या कर सकते हैं, कार्य के प्रति अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसी के कहा गया है कि अभिप्रेरणा क्या है, एक औजार है। तो कहा गया व्यवहारिक प्रबंध की पूंजी किसे माना है, अभिप्रेरणा को माना है। दिस क्लियर? ये आपके हैं 11 पॉइंट मैंने महत्व के बताए हैं, और ये जो नोट्स है वो आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। अभिप्रेरणा के महत्व एवं आवश्यकता टॉपिक जो हमारा है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की तकनीकी। धन्यवाद।